नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका गुप्त वंश बोलिए या गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश से संबंधित जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके लाए हैं। एग्जाम में अगर गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, और गुप्त वंश से संबंधित एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि देख रहे होंगे हम लोग जब सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आपका गुप्त वंश से संबंधित जरूर दिखाई दे रहा है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और गुप्त वंश का आपके सामने भंडारा करने जा रहे हैं। एक नंबर अपना बटोर के जरूर जाइएगा, और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में आपकी सफलता इसी चैनल से मिलेगी। और देखिए हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करने के कगार पर पहुंच गए हैं। जैसे ही मेरा इतिहास 2 से 3 क्लास या 4 क्लास लगेगा खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द हम विविध चालू कर देंगे इसी टाइम पर, और सुबह में साइंस मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा, और दोपहर में सेट प्रैक्टिस का आपका काम चलते रहेगा। सेट प्रैक्टिस क्या करेंगे, कुछ दिन पब्लिकेशन के चलाने के बाद अपने से जो सेट बनाएंगे उसका भी प्रैक्टिस कराना आपके साथ चालू कर देंगे। आपके साथ अपना प्रैक्टिस सेट से 25 से 30 क्वेश्चन लाकर कराएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी का 5 क्लास आपको बहुत जल्द देंगे, वहाँ से हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। लिखा है गुप्त वंश, ठीक, गुप्त वंश के बारे में जानेंगे लोग। लिखा है गुप्त वंश का संस्थापक। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। गुप्त जो था वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। अगला है कि श्री गुप्त का उत्तराधिकारी यानी घटोत्कच हुआ करते थे, हुए। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए। महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिलती है गुप्त वंश में? चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई इसमें। अगला है कि गुप्त वंश का प्रथम सम्राट, यानी सम्राट का अर्थ होता है कि राजा। गुप्त वंश का पहला राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। देखिए जो भी टॉपिक लाते हैं इस तरह से लाते हैं कि उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा तो आपके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सभी क्वेश्चन को क्लियर करा देते हैं मात्र 8 से 10 मिनट में। इसी तरह आपका क्लास अभी कंटिन्यू डेली 3 आएगा। मात्र 30 मिनट आप अपने लिए अपने हाथ में रख लीजिए मेरे क्लास के लिए, रिजल्ट आपका यहीं से बनने वाला है। अगला है कि गुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, यानी गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुए उसके कौन हुए? समुद्रगुप्त। यानी उस समय यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं उनके स्थान पर। अगला है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लास्ट समय में आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है कि गुप्त राजवंश का प्रसिद्ध क्या था? कला एवं स्थापत्य, ठीक। गुप्त राजवंश का प्रसिद्ध जो था वो कला था। अगला है कि अजंता का कलाकृतियां क्या थी? अजंता काल कृतिया गुप्त काल था। अजंता काल कृतिया क्या था? गुप्त काल था उसका। चीनी यात्री फाहियान भारत आया किसके समय में? चंद्रगुप्त
द्वितीय के समय में चीनी यात्री फहियान भारत आता है। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। गुप्त राजवंश का प्रसिद्ध कला, गुप्त राजवंश का अजंता की कलाकृतियां लिखा है। क्या लिखा है? अजंता की, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया, अजंता की, काल नहीं होगा, कला। अजंता की कलाकृतियां के किस काल में था? गुप्त काल में आपका था। अगला है कि चीनी यात्री फहियान भारत आया किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फहियान भारत आया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री फहियान किसके समय में भारत आया। अगला है कि चांदी का सिक्का चलाया गया किसके समय में सबसे पहले चलाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चांदी का सिक्का चलाया जाता है। अगला है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुए? कुमारगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी है। अगला है कि नालंदा, क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो की कुमारगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। अगला प्रश्न है गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये हुए आपके स्कंद गुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुए। अगला है कि अंतिम गुप्त शासक कौन हुए? अंतिम गुप्त शासक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णुगुप्त जो है आपका अंतिम गुप्त शासक हुए। अगला प्रश्न है कि ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? उस समय पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई होती थी उसे पेट कहा जाता था। देखिए 30 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, गुप्त साम्राज्य या वंश से संबंधित यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि अजंता का गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है कि मंदिर बनाने का जन्म गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने का जो जन्म है किस काल में शुरुआत होती है? वो आपका गुप्त काल होगा। गुप्त सम्राट किस धर्म के से थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जो थे, गुप्त वंश के जितने राजा हुए वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुए। अगला है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसा प्रणाली था? यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, यानी तंत्रात्मक था। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा तो राजतंत्रात्मक था। यह अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता है? उसे दिनार बोला जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो वो आपका दिनार बोला जाता है। देखिए गुप्त वंश से संबंधित जितना प्रश्न लिखा गया, आपको समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। गुप्त वंश से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपसे 100% बनेगा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने किया? तो वो उसको कालिदास के द्वारा किया जाता है। लास्ट प्रश्न आपका जो बचा वो है कि गुप्त वंश में यानी गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व का 1/6 भाग ले लिया जाता है। भू राजस्व, ठीक, भू राजस्व का उपज का 1/6 आपको टैक्स दे देना पड़ता था। ये था गुप्त वंश से संबंधित पूरे भंडारा बोलिए या निचोड़ बोलिए। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गुप्त वंश से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। देखिए गुप्त वंश से जो भी टॉपिक पढ़िए अच्छे ढंग से उसका कलेक्शन करके एक जगह पढ़िए। हमें पूरा विश्वास है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से पसंद पड़ा होगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मिनट